यस, बिजनेस लॉजिक लेयर को हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, बिजनेस एक्सेस लेयर भी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BAL कहा जाता है। तो मैं यहाँ पे एक एरो की देता हूँ, बिजनेस एक्सेस लेयर, दैट इज BAL। ठीक है, ये जो होता है ना, डायल जो होता है, इसका काम क्या है? इट इज यूज टू राइट कनेक्टिविटी विथ डेटाबेस, यानी डेटा लॉजिक के लिए डायल का इस्तेमाल करते हैं, कोड लॉजिक के लिए बैल का, और UI के लिए यानी प्रेजेंटेशन लेयर जो दिख रहा है, यूजर इंटरफेस, उसे प्रेजेंटेशन लेयर कहते हैं। अब प्रेजेंटेशन लेयर को अगर थोड़ा सा और डेप्थ में एक्सप्लेन करना हो तो आप इसे इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन लेयर is a user interface layer where we can design our web page और विंडोज पेज। प्रेजेंटेशन लेयर में सिर्फ वेब पेज को ही प्रेजेंटेशन लेयर नहीं कहा जाता है, विंडोज पेज कह लो, चाहे आप अगर कोई और अगर आपने जैसे HTML के थ्रू बना रहे हैं, या फिर ASP.NET के थ्रू बना रहे हैं, या फिर पाइथन के थ्रू बना रहे हैं, या फिर रिएक्ट के थ्रू बना रहे हैं, तो जो भी वेब फॉर्म दिख रहा है या विंडोज़ फॉर्म दिख रहा है, वो सबको आप UI कह सकते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर कह सकते हैं। इट इज़ बेसिकली आवर ASPX पेज और HTML पेज। ठीक है, वेयर वी कैन मेक डिज़ाइन with controls. UI is a intermediate between user and business logic layer. In other words, we can say presentation layer where user can give input and get some result as output. प्रेजेंटेशन लेयर से इनपुट देते हैं और यहीं से आउटपुट भी दिया जाता है। इसके बाद है बिजनेस लॉजिक लेयर या बिजनेस एक्सेस लेयर जिसे बोलते हैं। लेयर कह लो या बिजनेस एक्सेस लेयर कह लो। इसका क्या कहानी है? बिजनेस लेयर इज इंटरमीडिएट और मिडिल layer that communicate presentation layer and data access layer. UI को डेटा से जोड़ने का काम किसका है? बिजनेस लेयर का। और ये क्या करता है? बिजनेस लेयर used to validate input condition. Business layer is to validate input condition and correct the data before calling method from the data layer.
इसके अंदर जो हम लोग कोड लिखते हैं वो एज फॉर क्लाइंट रिक्वायरमेंट ही लिखा जाता है। एक और पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। इन बिजनेस लेयर वी कैन राइट आवर बिजनेस लॉजिक कोड and validation code as per the project requirements। थर्ड है आपका डेटा एक्सेस लेयर, दैट इज DL। डेटा एक्सेस लेयर used to make connection with database server। In data access layer we can write database query, a store procedure for insert, update, delete and select operation। This layer only communicate with business logic layer। इस लाइन को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। कोई पूछेगा आपसे कि 3 टियर में क्या डेटा लेयर डायरेक्ट प्रेजेंटेशन से कम्युनिकेट होता है, तो नो। अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर वो 2 टियर में आ जाएगा। तो याद करने का पॉइंट यही है कि 2 टियर और 3 टियर में एक डिफरेंस ये भी निकल के आया कि 2 टियर में डेटा लेयर को आप डायरेक्ट प्रेजेंटेशन लेयर से जोड़ सकते हो, जबकि 3 टियर में आप डेटा लेयर को प्रेजेंटेशन लेयर से डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। जब भी डेटा लेयर जुटेगा तो सबसे पहले किसके साथ जुटेगा, बिजनेस लॉजिक लेयर से, समझ गए, या बिजनेस एक्सेस लेयर कह लो। बट 2 टियर में डायरेक्ट प्रेजेंटेशन लेयर डेटा लेयर से जुड़ जाता है। इसका समरी पॉइंट यही है। 3 टियर आर्किटेक्चर का इस्तेमाल हम लोग इसलिए करते हैं ताकि प्रोजेक्ट को हम लोग डिवाइड कर सकें और उस पर आसानी से काम कर सकें, ताकि कोड की रीडेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी जो है परफॉर्म होता रहे। अब इसके ऊपर एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आप लोग को। हम डेटा को इंसर्ट करना चाहेंगे यूजिंग 3 टियर आर्किटेक्चर। अभी तक हमने डेटा को जो इंसर्ट किया ASP.NET में यूजिंग 2 टियर आर्किटेक्चर किया है। आज मैं आपको 3 टियर आर्किटेक्चर्स को यूज़ करके ASP.NET के अंदर डेटा को इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ। आप लोग लाइन पे बने रहिएगा। सबसे पहले विजुअल स्टूडियो यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा विजुअल स्टूडियो। जब तक स्टूडियो ओपन हो रहा है मैं साथ में SQL भी ओपन कर लेता हूँ। और मैं यहाँ से एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और ASP.NET का ये एप्लीकेशन फॉर्म है, नेक्स्ट किया और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया 3 टियर आर्किटेक्चर। यहाँ से क्रिएट कर दिया और इसके बाद क्रिएट कर दिया। SQL एक बार फिर से सर्च करते हैं। SQL लगता ओपन हो ही गया है, पर देख लेते हैं SQL ओपन हुआ कि नहीं। SQL, लेट्स ओपन इट अगेन। मेरा SQL ओपन हो गया है और विजुअल स्टूडियो भी साथ में ओपन हो गया है। ठीक है, तो चलिए SQL 2 बार ओपन हो गया, तो मैं SQL एक बार क्लोज कर देता हूँ। एक SQL और एक विजुअल स्टूडियो को रखता हूँ। अब यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 SQL खुल गया क्या, एक बार देख लेता हूँ ज़रा। हम 2 ही खुला हुआ है, एक बंद कर देते हैं। ठीक है,
न्यू क्वेरी पे गया, यहाँ से डेटाबेस ले लिया हमने यूज, टेस्ट डेटाबेस। डेटाबेस क्या नहीं है नहीं पहले से, तो डेटाबेस 1 तो होना चाहिए। यस, इसके अंदर एक टेबल बना लेते हैं कस्टमर नाम से। आईडी इंट, प्राइमरी की आइडेंटिटी, नेम वर्चर, जेंडर वर्कर, ईमेल वर्कर, मोबाइल बिगेंट। बस यही फील्ड रखते हैं। टीवीएल कस्टमर ले लेते हैं अगर सिर्फ कस्टमर में दिक्कत है तो, और इस टेबल को बना करके एग्जीक्यूट कर देते हैं। और इसके अंदर एक डमी डेटा पास कर देता हूँ। अगर आप लोग को प्रोसीजर वगैरह बनाना हो तो आप लोग बना सकते हो, क्योंकि उसमें तो आप लोग स्मार्ट हैं, कुछ कुछ चीज़ें आप लोग को करने आ गया है। बट बहुत जगह पे अभी फंसते हैं, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है, बार बार रिपीट, और कोई सॉल्यूशन नहीं। मैंने एक डमी डेटा ऐड कर दिया। हालांकि हमने व्यू करने का अभी मैं कोई प्लान नहीं किया हूँ, सिर्फ डेटा इंसर्ट करने का प्लान कर रहा हूँ। चलिए, आपका प्रोजेक्ट के अंदर 3 टियर कैसे बनेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप चाहो तो 3 टियर के लिए फोल्डर इसी के अंदर बना दो, बेल डेल, या फिर आप अलग से बना सकते हैं बेल डेल। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ एक फ़ोल्डर, ऐड न्यू फोल्डर, जिसका नाम देता हूँ बेल, जो बिजनेस एक्सेस लेयर है। और एक और फोल्डर बनाता हूँ, दैट इज़ डेल, और एक और बना देता हूँ, बेल हो गया, ये डेल हो गया। बस 2 ही रहने देते हैं। और फिर हमें इसके अंदर क्लास भी ऐड करना होगा, तो क्लास भी बना देते हैं। सबसे पहले एक यूज़र इंटरफेस भी हमें चाहिए, तो यूज़र इंटरफेस के लिए हम एक वेब फॉर्म ले लेते हैं। यहाँ पे ये रहा हमारा वेब फॉर्म, ठीक है। इसके अंदर रजिस्ट्रेशन टाइप का एक फॉर्म डिफाइन कर लेंगे। अब मुझे करना क्या है कि बेल के अंदर और डेल के अंदर क्लासेस हमें बना देना है। हालांकि ज़्यादा अच्छा रहता है कि इसे हम DLL के अंदर ले लेते, फिर उसको इंपोर्ट कर देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, चलिए उधर ही ले लेते हैं, इसको यहाँ से डिलीट मार दो। एक मैं यहाँ पे DLL ऐड करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। DLL ऐड करने के लिए सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पर राइट क्लिक करना होगा और ऐड न्यू प्रोजेक्ट करना होगा, और यहाँ से आप क्लास लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। ठीक है, इसका नाम मैं दे देता हूँ बिजनेस या फिर माई लाइब्रेरी। ठीक है, अब इसी माई लाइब्रेरी के अंदर मैं क्या करता हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्या होता है कि इसके अंदर भी फोल्डर बना करके डाल देता है। मैं क्या करता हूँ, इसी को बना देता हूँ एक का कस्टमर BO, और इसी में एक और बना देते हैं क्लास बेल के नाम से, और इसके बाद एक और क्लास बना देते हैं डेल के नाम से, मतलब फुल रियूजेबिलिटी हो जाएगा। अब जैसा कि हम लोगों ने 3 टियर आर्किटेक्चर में पढ़ा कि डेल कभी भी UI से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा 3 टियर में। मैं इन लोग क्लासेस को पब्लिक बना देता हूँ,
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बैल और डैल को अलग प्रोजेक्ट में रखना चाहते हो या सेम में। तो मैंने अलग प्रोजेक्ट में रखा है, मैंने कोड की रीयूजेबिलिटी यहाँ पे और ज़्यादा हाई है, अपने में रखते थोड़ा सा रीयूजेबिलिटी कम हो जाता। कस्टमर बीओ के अंदर मैं वो सारी प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगा जो हमारे टेबल के अंदर है, यानी आईडी पब्लिक लेकर के गेट सेट, नेम, स्ट्रिंग। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, हेल्प कहीं मुझे डिस्टर्ब करिएगा, कहीं से दिक्कत अगर लग रहा होगा तो। सब सही चल रहा है मधु? जेंडर, पब्लिक, स्ट्रिंग, ईमेल, सब सही चल रहा है मधु? सुन रही है? मोबाइल बीओ क्या है? कस्टमर बीओ आते हैं उस पर। आपने एमबीसी में पढ़ा था, ये अलग ही होता था प्रॉपर्टीज, आपको याद है अमित? प्रॉपर्टीज को आपने देखा था, मॉडल क्लास के अंदर बना देता था, जिसको बिजनेस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये प्रॉपर्टी मैंने बना दिया तो उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मुझे अलग अलग वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी वेरिएबल, इसी प्रॉपर्टी को मैं ग्लोबली एक्सेस कर लूँगा विद इन अ प्रोजेक्ट और आउटसाइड अ प्रोजेक्ट मल्टी टाइम्स। अगर ये प्रॉपर्टीज़ नहीं होंगे ना तो फिर मुझे हर क्लासेस में अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ेगा, मेमोरी बचेगा नहीं बचेगा। तो इसीलिए हमने इकट्ठे प्रॉपर्टी को पब्लिक बना दिया है। मुझे जहाँ भी वेरिएबल की नीड पड़ेगा मैं कस्टमर बीओ को कॉल करूँगा सीधा। कस्टमर बीओ का ऑब्जेक्ट बनाते ही सारे प्रॉपर्टीज एक्सेस हो जाएंगे। अब हमें किसको काम देना है? डैल को। डैल के अंदर एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड ऐड कस्टमर्स, और इसके अंदर हम डाल देंगे क्या? कस्टमर बीओ। ये काम करेगा डेटाबेस में सेंड कराने का। क्योंकि प्रोसीजर हमने नहीं बनाया है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक क्वेरी लिख देता हूँ। एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि अगर कनेक्शन आप ग्लोबल लेके चलते हैं तो फिर उस केस में आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन को इंपोर्ट करना होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक बार डिफ़ाइन करके देखता हूँ, कनेक्शन ले रहा है, एरर आएगा तो देखा जाएगा। सर्वर का नेम हमने यहाँ पे एचपी डाल दिया, डेटाबेस का नेम हमने डेटाबेस 1 डाल दिया, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब मैं यहाँ पे डेटा लॉजिक लिख देता हूँ, एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है tbl कस्टमर, कॉलम से स्पेसिफाई करना है तो कर दो, उन्हें तो डायरेक्ट वैल्यूज़ पास कर दो। कैसे वैल्यू पास होगा? अब देखो यहाँ पे मैंने बीओ क्यों बनाया था। अगर मैं बीओ नहीं बनाता तो अब मुझे यहाँ पे वैल्यू कैसे मिलता? मुझे कस्टमर बीओ का नेम चाहिए, नेम मिल गया, बट यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेम, जेंडर, ईमेल, मोबाइल। इसको नीचे लेके आते हैं। जेंडर भी चूँकि स्ट्रिंग में होगा तो सिंगल कोट डबल कोट के अंदर ले लेता हूँ, और कस्टमर बीओ डॉट जेंडर, फिर से यहाँ पे कॉमा देंगे। जेंडर के बाद क्या? ईमेल है, और ईमेल के बाद क्या है? मोबाइल। और कनेक्शन यहाँ से पास कर देंगे। कौन ओपन करेंगे? टेम्प लेंगे, cmd एग्जीक्यूट नॉन करियो कॉल करेंगे,
इफ़ टेम्प ग्रेटर देन 0, यहाँ से टेम्प को रिटर्न करा देता है सिंपल। लेकिन उसके लिए रिटर्न कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इंट में रिटर्न करना होगा, रिटर्न टाइप चेंज करना होगा। और कनेक्शन क्लोज कर देता हूँ। डेटा लेयर तो हमने तैयार कर दिया। अब बिजनेस लेयर का क्या काम होगा, बिजनेस लेयर का काम है डेटा लेयर को प्रेजेंटेशन लेयर के साथ जोड़ना। ठीक है, तो हम कस्टमर बीओ की वैल्यू यहाँ से ही भेजेंगे। मतलब थोड़ी सी एक्यूरेटी बढ़ जाता है इसमें और यूजिबिलिटी बढ़ जाता है। यहाँ पे क्या कर देंगे, रिटर्न डेल का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। डेल वाला मेथड को कॉल करना होगा, क्योंकि थ्योरी में मैंने क्या लिखवाया था कि डेल जो होगा वो बिजनेस लेयर से कनेक्ट होगा। अब हम बिजनेस लेयर को क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन लेयर से जोड़ देंगे। तो इसे जोड़ने के लिए हम प्रेजेंटेशन पहले तैयार कर लें। यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं। आप लोग चाहो तो बूटस्ट्रैप लगा के प्रॉपर तरीके से फॉर्म वगैरह बना लेना। एक कैप्शन ले लिया जो हेडिंग की तरह दिखाएगा। नेम हो गया, जेंडर हो गया। जेंडर के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 2 रेडियो बटन। नेम को कॉमन रखना होगा, ग्रुप नेम को। R1 R2 आईडी तो अलग अलग रहेगा। टेक्स्ट की वैल्यू जो है ना चेंज हो जाएगा। जेंडर के बाद है क्या, ईमेल एंड मोबाइल। यहाँ पे क्या करना है, एक बटन लेना है। और इसके बाद लेवल पे रिज़ल्ट दिखाना हो तब उसके लिए एक हिडन लेवल ले लीजिए।
चलिए देखते हैं इसको। अभी मैंने कोडिंग किया नहीं, इसके ऊपर कोडिंग कर देता हूँ। कोडिंग मैं यहाँ से कर रहा हूँ। कोडिंग करने के लिए क्या करना होगा, बैल के ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और बैल को ऐड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में DLL को ऐड करना पड़ेगा। सो ऐड रेफरेंस में जाइएगा और यहाँ पे DLL को ऐड कर लीजिए अपने प्रोजेक्ट से, माई लाइब्रेरी को। और फिर माई लाइब्रेरी के सारे डिपेंडेंसी यहाँ पे आ गया। अब मैं यहाँ पे माई लाइब्रेरी को यूज़ कर लूँगा। यूज़ करते उसके अंदर की सारी क्लासेज एंड फंक्शन जो पब्लिक होगा वो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। बैल का ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि डेल डायरेक्ट UI से कनेक्ट होता नहीं है। अब बैल में मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेथड को कॉल कर दूँगा। कौन सा मेथड को, बैल डॉट और इंसर्ट कस्टमर। बट ये क्या मांग रहा है, कस्टमर BO। तो कस्टमर BO को एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाना पड़ेगा और इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को पास कराना होगा, लाइक दैट। तो हमें हर जगह वेरिएबल बनाने से हम बच गए। जेंडर के लिए एक डिसीजन लेना होगा। एक ही इंस्टेंस में मल्टीपल वैल्यू में पास करा दे रहा हूँ। संभव है ऐसा, बिल्कुल संभव है। समझ में आ रहा है जी। फिरोज, मेल फीमेल, और इसके बाद क्या है, मोबाइल है, ईमेल एंड मोबाइल। कोई दिक्कत जी? आसिफ, लाइन पे हैं आप लोग कि सो गए सारे? सर कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक सब सही है ना? यस सर। तो कस्टमर BO को यहाँ पे पास कर देता हूँ। कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे पास कर दे कस्टमर BO को, और यहाँ पे एक रिज़ल्ट में रिटर्न करा देते हैं इसे। कंडीशन लगा देते हैं कि अगर रिज़ल्ट ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स रिकॉर्ड ऐड हो गया। else there is a problem। हो गया। चलो करके देखते हैं कि क्या डेटा सब जगह पास हो रहा है और डेटाबेस में जा रहा है नहीं जा रहा। कोडिंग बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। हमें इतनी सारी लैंग्वेजेस की कोडिंग देखनी होती है। आप लोग को तो एक लैंग्वेज का स्पेसिफिलाइजेशन बनाना है। मेहनत करिए आप लोग। मैं डेटा ऐड करके देखूं। अगर सब कुछ सही होगा तो डेटा ऐड हो जाएगा। एरर एक आ रहा है, इनकरेक्ट सिंटेक्स नियर दिस। मोबाइल में कहीं पे कोई प्रॉब्लम आए। अच्छा, बिगिंट बिगिंट बिगिंट
कहाँ दिक्कत है भाई? ट्राई कैच आप लोग लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। लगाते हैं जी ट्राई कैच। लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? लगाते तो हैं सर। लगाते, लगाना चाहिए भाई। कस्टमर वीओ मोबाइल में एरर दे रहा है, इसकी हमने साइज क्या रखा है? बिगिनटी है। एक बार चेक कर लेता हूँ दोबारा क्या वैल्यू आ रही इसके अंदर डिबगर लगा के। एक्सेप्शन आ रहा है, पक्का कस्टमर मोबाइल पे आ रहा होगा एक्सेप्शन। एरर इन एडिंग रिकॉर्ड, कुछ तो गड़बड़ है। कन्वर्ट तो हमने यहाँ पे किया था ना, कन्वर्ट डॉट टू इन 32 64 लॉन्ग के लिए। अच्छा ये हमने इसका डेटा टाइप क्या लिया है? लॉन्ग लिया है। लॉन्ग तो लिया है। बिगिन टू द है ही। एक बार और फिर देखते हैं ट्राई करके। डेटाबेस में तो मैंने बिगिनट लिया था ना कि इंट ले लिया है? चेक कर लेता हूँ। तो बिगिनट है। कुछ आ रहा है एरर इधर से, एरर अभी भी है, एरर है अभी भी। कहाँ से दिक्कत आ रहा है इसमें? यहाँ पे भी लगा देते हैं लॉजिक डिबगर, यहाँ पे लगा दो, यहाँ भी लगा दो। अब चलाते हैं। फॉर्म पे भी लगा हुआ है डिबगर। ठीक है, राजू कहीं टेक्स्ट बॉक्सेस चेंज तो नहीं हो गया है? txt मोबाइल की जगह txt-email तो नहीं हो गया है? नहीं, यहाँ तो ठीक है, txt मोबाइल ही है ना ये। हाँ डिबगर लगा के देखते हैं। नेम आया, वेरी गुड। जेंडर आ गया, ईमेल आ गया, मोबाइल भी आ गया। फिर इसको क्या दिक्कत हो रहा है वहाँ पे इंसर्ट होने में? वैल्यूज में सिंगल कोट लिया, नेम के लिए, जेंडर के लिए, ईमेल के लिए, मोबाइल के लिए। फिर दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। जेंडर आ रहा है, ईमेल आ रहा है, मोबाइल भी आ ही रहा है। मोबाइल डबल कोटेशन के अंदर नहीं आता है। मोबाइल डबल कोटेशन नहीं आता है। इंटीजर है तो
सिंगल कोटेशन सिंगल कोट तो उसमें आएगा ना, वेरकर आ जाएगा। डेटा तो जा रहा है सही से, वैल्यूज़ भी लिखा है हमने, फिर ये एरर क्यों दे रहा है? एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी टेम्प जो 0 रिटर्न कर रहा है, यानी कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे कर रहा था इंसर्ट, ये एक बार डेटा डाल के देखें ज़रा। मोबाइल बिगिन टी है, बिगिन डेटा टाइप पहले काम तो करता था, अब क्या हो गया इसमें? कन्वर्ट यहाँ पे भी लगा दे क्या? हमें क्या है, कहीं भी कन्वर्ट लगा दें। देख लेते हैं एक बार ट्राई करके फिर से। अभी भी दिक्कत है यहाँ पे, एरर तो नहीं आना चाहिए था ऐसे। इसको 2 in 32 से देखे क्या एक बार? 32 नहीं, 64 ही लेता है उसमें, 64 ही लेता है। लॉन्ग मोबाइल है। अच्छा, इसका डेटा टाइप कल आप लोग चेक करिएगा, मैं फ़िलहाल अभी स्ट्रिंग कर देता हूँ। स्ट्रिंग में तो लॉन्ग वगैरह सब ले लेता है। कल आप लोग इसको लैब में ज़रा टेस्ट कर लेना, बिगिंट में क्या परेशानी आ रहा है। पहले तो लेता था ये बिगिंट। या फिर एक क्वेरी में दोबारा एक बार लिख दूँ, डबल कोड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे बंद हो गया। वैल्यूज यहाँ से स्टार्ट हुआ। वैल्यूज़ के लिए ब्रैकेट नहीं लगाया मैंने, लगाया क्या? हाँ, नहीं लगाया वैल्यूज़ के लिए ब्रैकेट। दिख रहा है आप लोग को? यस, यही गड़बड़ था, यही गड़बड़। देखो यहाँ पे वैल्यूज़ खुला तो ये बंद होना चाहिए ना यहाँ पे, यही एरर था, बाकी सब सही था। आप लोग मुझे हेल्प भी नहीं किए तब से। बोलो इतना माइनर मिस्टेक था सर, पता ही नहीं चल रहा था ना। एरर तो ऐसे में दे देता है, बट एरर इसमें कैसे? वो एक्सक्यूएल के क्वेरी में एरर थोड़ी ना देता है, सी शार्प में देता है ना जी हमें। तो सी शार्प में कहीं पर अगर ब्रैकेट वगैरह या फिर कहीं पे कोटेशन वगैरह छूटता है तो बोलते भाई सिंटैक्स एरर उसको देना चाहिए था। यहाँ पे सिंटैक्स एरर नहीं देगा, दिस इज़ नॉट योर सिंटैक्स एरर। यहाँ पे मैं नेम की जगह नेम वन लिख दूंगा तो सिंटैक्स एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा क्योंकि क्वेरी है ना। चलिए अब हो जाना चाहिए, अब तो दौड़ करके होगा। वहीं से मिस्टेक था, वहीं से ही मिस्टेक था, एक ब्रैकेट कम था ना। अब ले लेगा। सुमन मेल और फीमेल दोनों है, तो आप लोग मेरे से सवाल मत कीजिएगा। यस, अभी भी एरर आ रहा है क्या? और कहीं लगता है मिस्टेक है? अब का मिस्टेक है भाई? देखो तो और कहीं एरर आएगा। डेटाबेस में चेक किए थे, उसको बिगिन छोड़े थे या फिर स्ट्रिंग में उसको चेंज कर दिए थे? नहीं, तो बिगिन ही है हमारा। बीओ जो है लॉन्ग में ही है, और ये हमने जो पास कराया यहाँ पे 2 in 64 से पास कराया, बिल्कुल सही कराया है। और डैल में हमारा यहाँ पे भी एक बार कन्वर्टर लगा देते हैं, ये बिल्कुल सही है ना। प्लस लगा यहाँ पे, जैसे कैसे कैसे खुला, यहाँ से बंद हो गया टेबल कस्टमर, फिर वैल्यूज यहाँ से खुला, फिर वैल्यूज बंद हो गया, फिर उसके कमांड बंद हो गया।
ये यहाँ पे लगेगा, ये तो ठीक ही लगा है। एक बार यहाँ पे भी कन्वर्टर लगा देता हूँ, उधर से कन्वर्ट होगा तो इधर लगाने की आवश्यकता था नहीं वैसे, लेकिन लगा देते हैं। देखो तो छोटा क्वेरी कितना कभी कभी परेशान कर देता है, कुछ था इसमें दम है, कितने लाख बार किए होंगे ये चीज़। ECL स्टोर प्रोसीजर इजी पड़ता है। कस्टमर बीओ जेंडर, कस्टमर बीओ ईमेल, कस्टमर बीओ मोबाइल। आप देखते हैं अभी भी एरर आ रहा है, मोबाइल में वैल्यू जा रही है। अच्छा यहाँ से मोबाइल में वैल्यू गया, हमको लग रहा है ना सर कस्टमर बीओ सिंगल में हैं, मिस्टेक, सिंगल कोड और डबल कोड में वहाँ मिस्टेक है। बैल मीन्स कस्टमर गया, तो बैल मिस्टेक कस्टमर गया तो यहाँ पे गया और ये ऐड कस्टमर को कॉल किया, बैलेंस कस्टमर को कॉल कर रहा है। ये एक बार देखते हैं, जब दोबारा डेल में भी लगा देते हैं डिबगर, और बैल में भी लगा हुआ है, राइट। सिंगल कोट इंटीजर के लिए आवश्यकता नहीं है बच्चा, सर देखिए ना वहाँ पे, लगा के फिर से एक देखें बार कहाँ पे, आप देखिए ना वहाँ पे जाइए उस क्वेरी को पूरा को फिर से लिखिए। वही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। यहीं पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ईमेल है। बंद, देखिए ना ईमेल को जो बंद किया है, एक सिंगल कोड छूटा हुआ है। कहाँ है सिंगल कोट छुटा हुआ? एक तरफ लगा हुआ है, एक तरफ छूटा हुआ ना है, तो ईमेल तो हमारा सिंगल कोड में ही बंद होगा ना। यहाँ पे खुला, यहाँ सही पे है, बंद हो गया। सही तो है। पूरी क्वेरी को फिर से नेम आ गया, जेंडर आ गया, मोबाइल आ गया, ईमेल है ना, भी एक ईमेल है। फिर मोबाइल है। अब यहाँ पे कौन, यहाँ पे ऐसे कॉमा लगेगा, हम गलत जगह लगा रहे थे, समझ गए। अच्छा अब यहाँ पे देखो वैल्यूज़ में हमने क्या गड़बड़ किया है, वैल्यूज़ यहाँ से खुला तो वैल्यूज़ फिर इस तरीके से बंद भी होगा ना, और डबल कोड भी यहीं बंद होगा, नहीं डबल कोड यहाँ बंद हो जाएगा और इसके बाद कौन बंद होगा, अभी सही है। नहीं होगा तो फिर एक बार प्रोसीजर बनाया जाएगा, और क्या, फिर डेटा टाइप भी एक बार चेंज करके देखेंगे। बाकी तो सब ठीक ही है, वहीं से दिक्कत हो रहा है, डेटाबेस में वैल्यू नहीं जा पा रहा है, बाकी बैल डेल सब सही चल रहा है। अभी भी दिक्कत है।
इसका एक बार डेटा टाइप ही चेंज करके देख लेते हैं। स्ट्रिंग में तो कोई भी डेटा चलाता है। अब देखते हैं। नहीं होगा तो फिर लास्ट मोबाइल वाला कॉलम को ड्रॉप करेंगे, तो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है जिसको आराम से देखने का चीज़ है। एरर इन एडिंग रिकॉर्ड। काम करते हैं थोड़ा सा ना, इसके मोबाइल वाले कॉलम को फिलहाल अभी ड्रॉप कर दो। सर मिला। कहाँ पे? टेबल नेम कुछ मिसप्लेस हुआ है, गलत अच्छा, है। अंडरस्कोर था ना, वही दिक्कत कर रहा था। और कहीं दूसरे टेबल में जा रहा होगा वो, यानी अब सही हो जाएगा सारा। वापस मैं इसको लॉन्ग कर देता हूँ। मुझे डाउट लग रहा था टेबल कस्टमर जो है ना, हमने टेबल अंडरस्कोर करके लिए थे पर ध्यान नहीं जा रहा था वहाँ पे। अब सही हो गया ना, अब हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं था, बस वही थोड़ा सा प्रॉब्लम था। टेबल का नाम जो है ना हम लोग गलत ले रहे थे, टीवीएल कस्टमर, जबकि टीवीएल अंडरस्कोर कस्टमर का लास्ट कॉलम जो है मोबाइल है। यस, वही दिक्कत था, टेबल का नाम सही नहीं ले पा रहे थे। जब इसको ड्रॉप करने चले तो पता चला कि टेबल का नाम ही सही नहीं ले रहे थे हम लोग। टेबल कस्टमर और टेबल अंडरस्कोर कस्टमर दोनों टेबल अवेलेबल है। यस, सो रोशन हमने ऐड किया अभी, तो 3D आर्किटेक्चर को यूज़ करके काम किया। एक बार फिर से इसको दोहरा देता हूँ कैसे कैसे हुआ है। सबसे पहले एक लाइब्रेरी ऐड किया, उससे पहले एक एप्लीकेशन लिया। लाइब्रेरी ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर 3 क्लासेस बनाई है, बैल, डेल और बीओ। बैल का काम है बस डेटाबेस के डेल को यूआई के साथ जोड़ देना, तो यहाँ पर बस मेथड कॉल कर दिया डेल का और रिटर्न करा दिया। बीओ काम है डेटा को ट्रैवल कराना, मतलब वैल्यू लेना हो तो बीओ एक्टिव होगा, वैल्यू डिस्प्ले कराना हो तो वैल्यू बीओ एक्टिव होगा, वैल्यू को भेजना हो, डिलीट करना हो, कोई मतलब कभी भी अगर आपको डेटा ट्रैवलिंग का काम करना है तो बीओ का हेल्प लेना पड़ेगा। फ्लो कैसे जा रहा है? सबसे पहले रिक्वेस्ट कौन कर रहा है? यूज़र इंटरफेस है ना अमित। रिक्वेस्ट कहाँ से गया? यूज़र इंटरफेस से। जब यूज़र इंटरफेस में सारा वैल्यू आप फिलअप किए तो ये मेथड कॉल हुआ, इंसर्ट कस्टमर। किसका मेथड है? बैल का। तो काउंटर सीधा यहाँ पे आ गया और इंसर्ट कस्टमर को काम क्या दिया गया कि ऐड कस्टमर को कॉल करो, और ऐड कस्टमर किसका मेथड है? डेल का। तो ये सीधे इसके पास चला गया, और जैसे ऐड कस्टमर के पास गया तो ये वाला ऑपरेशन फायर किया, क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया, इसको रिज़ल्ट मिला 1। तो कहीं यहाँ पे टेम्प में 1 आ गया और रिटर्न कर दिया 1। तो जब ये 1 रिटर्न किया तो किसको किया? बैल को। और बैल ने किसको रिटर्न किया? यूआई को। तो जब यूआई के पास यहाँ पर रिज़ल्ट 1 आया तो कंडीशन क्या लगा है कि अगर रिज़ल्ट वैल्यू 0 से बड़ा हो इट मीन्स रिकॉर्ड एडेड, और अगर नहीं हो तो देयर इज़ एन एरर। यही तो है कहानी 3D आर्किटेक्चर का। अच्छा, तो कैच वाले में कुछ लॉजिक नहीं डाले उसको हैंडल करने के लिए? कोई ज़रूरी नहीं है, वो अगर डालना होगा तो क्या डालेंगे? रिस्पॉन्स डॉट राइट के अंदर मैसेज पास करा दीजिए, या फिर यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे हमने कैच कहाँ पे लगाया? डेल के अंदर लगाया ना, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट राइट काम करेगा नहीं, तो फिर इसके मैसेज को आप रिटर्न करा के ले आओ या किसी वेरिएबल में करके ले आओ और बाहर कहीं प्रिंट करवा दो। जो मेथड कॉल कर ना ऐड कस्टमर, वहाँ पे प्रिंट करा दो। जनरली कैच वाला मैसेज को सब जगह नहीं प्रिंट कराया जाता है, कैच लगाया जाता है कि कोई एक्सेप्शन आया तो हैंडल कर लेगा,
उस टाइम क्या हो रहा था, एक्सेप्शन आ रहा था तो आपको दिख रहा था, बार बार कोड जो है वो हो जा रहा था, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जा रहा था। एक्सेप्शन लगाने से एटलीस्ट इतना तो हुआ कि प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं हुआ, अंत मैसेज तक चला। समझ रहे बात को, ये कहानी है इसकी। अगर आप मैसेज को चाहोगे तो कहीं भी ट्रैवल करके आप ले जा सकते हो, ठीक है। इसे आप सेशन में भी ले जा सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं, सेशन नहीं है तो फिर कोई एक वेरिएबल बना के ले जा सकते हैं, स्टैटिक वेरिएबल। चूँकि ये क्लास फाइल है तो स्टैटिक वेरिएबल तो बन ही जाएगा। अगर आपको लेके जाना है तो, और नहीं लेके जाना है सिर्फ समझना है तो समझने के लिए तो बहुत कुछ है। जैसे ट्राई कैच लगा के चलना चाहिए कहीं भी अगर डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज़ हो तो, ठीक है ना। इसको अच्छे से कर लीजिएगा आप लोग, मैं इसका नोट्स भेज देता हूँ। प्रैक्टिकल तो भेजने की ज़रूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया है। और नेक्स्ट सेशन में जैक्स का बता दूंगा, एड्स वगैरह कैसे दिखता है ऑटोमेटिक, उस पर एक लेक्चर दे देंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट डे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।